आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हम खेती के औजार है उसके बारे में। बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल फॉर द साइज ऑफ grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plough, hoe and cultivator. फ्रेंड्स देखो, अभी क्या होगा, हमने क्रॉप को क्या किया, सोव कर दिया है, यानी हमने उसका लगा दिया है प्लांट। अभी उसके बाद जो आता है वो है जो हमारा जो इम्प्लीमेंट है उसके ज़रिए हमें उसको नीचे तक पहुंचाना है, यानी कि जो हमारे माटी के तत्व है कौन है उसको हमें क्या करना है, वो बीज हमने बोया है उसको नीचे तक उसे पोषण मिले वैसा काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो प्लॉप होता है, हुई होती है और कल्टीवेटर होता है, उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, उसमें वो खेत में हम चलाएंगे। नीचे आपको देखो यहाँ पे प्लॉप का एक ड्राइंग दिया गया है। देखो ये फार्मर है, प्लॉप चला रहा है, ऐसा प्लॉप होता है। मैंने आपको आगे भी ड्रॉ करके बताया था, ऐसा होता है प्लॉप। अभी देखते हैं प्लॉप के बारे में। This is the being is used since ancient times for tilling the soils, adding a fertilizer to the crop, removing the weeds and scraping of a soil, etc. This implement is made of wood and it's drawn by a pair or bulls or other animals, horses, camels, etc. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main parts of the plough is log of woods, which is called a plough shaft. There is a handle at one end of shaft. The other end is attached to beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. Figure 1.1a. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron ploughs nowadays. Friends, जो प्लॉप्स होता है, प्लॉप्स वो एंशिएंट टाइम यानी कई सालों से ये चलता आता है। किस काम में होता था पहले उसका, तो सॉइलिंग, एडिंग, फर्टिलाइजिंग, ये सब काम में, रिमूविंग, ये सब कामों में होता था सॉइल के अंदर। लेकिन उसमें क्या होता है, जो प्लॉप होता है वो बुल्स या फिर ऑक्सिस की जोड़ी से चलता है, पेयर ऑफ बुल्स। आप इसका यूज़ हॉर्स और कैमल्स के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं, ये कैसा है, ट्राइंगल शेप होता है, आयरन ट्राइंगल स्ट्रिप, उसे क्या कहते हैं, प्लॉवशेयर कहते हैं। जो आप नीचे यहाँ पे देखिए, अभी हम नीचे आते हैं, देखो फ्रेंड्स, ये होता है, क्या होता है, ये ट्राइंगल जैसा, ये उसको बोलते हैं प्लॉवशेयर। जो ये बड़ा लॉन्ग पार्ट होता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं प्लॉव शाफ्ट। और बीम जो यहाँ पे बुल्स के जो नेक होती है उसके ऊपर रहता है, उसे बोलते हैं बीम। देखो यहाँ पे ये बुल्स के नेक के ऊपर है, उसे कहते हैं बीम। सो हमें पता चला प्लॉप के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं, हुई। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल्स। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ अ वुड of iron and a strong broad and bent plate of iron is to fixed on its item ends. Work like a blade. It is pulled by animals. It is pulled by animals. Figure 1.1 देखो, यहाँ पर आपको हुई का एक ड्राइंग दिया गया है। उसमें जो क्या होता है, आयरन का होता है। जो बीम होता है, हमने देखा वो उसमें बीम था, प्लॉप में इसमें भी बीम है। उसके बाद यहाँ पे ग्रिप होती है, ये हैंडल होता है और ये रोड होता है। यहाँ पे बेंट प्लेट होती है। इस प्लेट के जरिए क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, टिलिंग कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लॉपिंग इज डन बाय कल्टीवेटर या मतलब होता है दांती। जो ये पीछे यहाँ पे आपको जो ट्रैक्टर के पीछे ये सब दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं कल्टीवेटर। The use of cultivator saves labor and times. 1.5 कल्टीवेटर जो आपको पीछे मैंने आपको दिखाया, जैसे कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर से क्या होता है, ये टाइम का जो होता है वो सेव होता है, बचाव होता है, और लेबर का भी बचाव होता है। एक आदमी देखो ये ट्रैक्टर पर पूरी की पूरी जो लैंड होती है उसको क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है।
अभी आगे सोविंग, हमारा दूसरा, वो सोविंग मीन्स के पाक उगाना, फसल उगाना। Sowing is the most important part of the crop production. For sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prepare to use seeds which gives a high yield. And friends, जो सोविंग होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सीड्स। क्या होता है? सीड, जो बीज होते हैं। जो बीज हो गए वो कैसे होने चाहिए? तो बीज होते हैं वो गुड क्वालिटीज़ के होने चाहिए। इसलिए जो फार्मर होते हैं वो हाई यील्डेड जो बीज होते हैं उसका उपयोग करते हैं। हाई यील्ड यानी ज़्यादा क्रॉप उगाते हैं वही, अच्छी उपज उगाते हैं वैसे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अभी सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessels and pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float and top. I wondered why some seeds float on water. So पहले ऐसा कहती है, एक दिन मेरी मम्मी ने थोड़े से ग्राम लिया, उसे एक विसल्स में डाला, थोड़ा पानी डाला, तो थोड़ी मिनटों के बाद सीड्स में थोड़े सीड्स में फ्लोटिंग स्टार्ट हुआ। जो हमने चैप्टर नंबर 1 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फ्लोटिंग होना, वो पीछे वाइट कलर का हो जाता है, आपने देखा था, वैसा हो गया। और कई सारे बीट्स जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी देखते हैं हम एक्टिविटी 1.1, ये रही। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful wheat seeds and stir well. Wait for some time. हमें क्या करना है? एक बीकर लेना है, वो हाफ यानी आधा पानी से भरा रहना है। फिर एक मुट्ठी पर व्हीट लेना है और उसमें डाल देना है और फिर से मिक्स कर देना है, उसको मिक्स कर देना है। अब देखना है, आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या वाटर में वो जो दाने थे वो तैरने लगे? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, उसमें जो कई सारे हल्के दाने थे और कई सारे कैसे थे? लाइटर यानी भार वाले दाने थे। डैमेज्ड सीड्स बिकम अ होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट्स ऑन वाटर। जो डैमेज वाले सीड्स थे वो कहाँ चले गए? नीचे चले गए, और जो तैरने वाले सीड थे वो अच्छे थे। दिस इज द गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम अ डैमेज्ड वंस। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो सीड्स होता है उसे क्वालिटी चेक करने की। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इट इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। 1.2 ए और बी। फ्रेंड्स, आपको अभी जो क्रॉप हमें जो बीज उगाने हैं उसके बारे में 1.2 के ए और बी के बारे में हमने देखा है कि कैसे हम उगाते हैं, उसका जो टूल्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। अभी आगे देखते हैं ट्रेडिशनल टूल। जो हमने अभी देखा, जो ये ट्रैक्टर था, ये सब, ये प्लग था, कल्टीवेटर, वो सब क्या था, वो इस जमाने के थे। लेकिन वो अभी तो ट्रेडिशनल टूल यानी जो अगले ज़माने में ऐसा नहीं होता था तब वो क्या करते थे, तो देखते हैं। द tools used traditionally for a sowing seeds is shaped like a funnel. फिगर 1.1.2a देखो आप यहाँ पे 1.2 में देख सकते हैं। The seeds are filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes, pierced into the soils and place seeds there. Sufficient sun, फ्रेंड्स देखो, ये यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल टूल्स कैसा था, तो देखो यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों जो बुल्स की जो पैर थी वो चलती थी, यहाँ पर से ये दाना डालते थे, यानी कि जो बीज थे, सीड्स थे, वो डालते थे। और इस पाइप के ज़रिए वो ज़मीन में 2-3 पाइप के जरिए वो नीचे जाता था, इसलिए जो छोटे दाने थे वो वहाँ ही रह जाते थे और बड़े दाने हैं वो निकल जाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो इस तरह पहले क्या करते थे? सोविंग किया करते थे पहले के ज़माने में। अभी भी ऐसे कई सारे फार्मर हैं वो अभी ऐसा करते हैं।
आप अगर गांव में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी मेथड अभी भी है गांव में। अभी आगे बढ़ते हैं। सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, nowadays the seed drills is used for sowing with the help to tractors. This tool sows the seeds uniformly at proper distance and depths. It ensures that seeds gets covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using seed drill save its time and labor. देखो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो ऐसा था सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल था, लेकिन अब के ज़माने में क्या है, नाउ डेज द ट्रैक्टर के साथ ये जोड़ा जाता है। और ये जो सोविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सीड ड्रिल, वो पहले हम यूज़ करते थे। अभी आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट अ लिटल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दिस केप्ट लाइक दिस? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants also grown in the nursery. ऐसे बुजो कह रहे हैं कि मेरी नर्सरी है, उसमें मैंने प्लांट, जो स्कूल की नर्सरी है उसमें एक प्लांट था, लेकिन उसके प्लांट जैसे दूसरे प्लांट कैसे वहाँ पे उग गए। तो आप देखिए, जो कई सारे ऐसे सीड होते हैं, वो अगर आप एक बार उगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका उसका जो फ्लावर होगा उसमें से भी कई सारे प्लांट उग सकते हैं। देख एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में क्रॉप हम उगाने तो नहीं जाते, वहाँ तो ऐसे ही उग जाते हैं। तो ऐसे कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप खुद ब खुद एक बार उगाने के बाद उगते जाते हैं। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. Friends, अगर प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को उगने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। अभी कई बार क्या होता है कि प्लांट को बीच में बाजू में ज़्यादा उग जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है, यानी कि गीच हो जाता है। तब क्या होता है, वो गीचता के कारण, वो ओवर क्राउडिंग के कारण कई सारे जो प्लांट है उसे दूर करने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा क्रॉप उग जाता है तो ओवर क्राउडिंग को क्या करते हैं, हम दूर करते हैं। ये भी हमारे जो एक प्रैक्टिस है क्रॉप उगाने की। अभी आगे बढ़ते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। अभी क्या करना है, हमें फर्टिलाइजर ऐड करना है। कैसा, जो कुदरती है वो या फिर कृत्रिम जो इंसान ने बनाया है, दोनों फर्टिलाइजर। The substances which are added to the soils in the form of nutrients from the healthy growth or plants are called manure or fertilizer. Friends, प्लांट को पोषक तत्व देने के लिए, न्यूट्रिएंट देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें उसमें फर्टिलाइज़र डालना ही पड़ता है, उसे बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। बुजो ऐसा कह रहा है कि मैंने खेत देखा, उसमें फार्म में अच्छे जो क्रॉप थे, लेकिन उसके बाजू वाले प्लांट्स थे वो सारे वीक थे। उसका क्या कारण था, तो उसका कारण हम नीचे देखते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन एरियाज। फार्मर्स ग्रोज क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन what happens to the nutrients. So friends, सोइल को भी क्या चाहिए, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट चाहिए। प्लांट को उगाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमें जो
क्रॉप उगाने उसलिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई सारे क्या होता है कि कई सारे फार्मर होते हैं, वो खेत में क्या होता है, एक क्रॉप लेने के बाद दूसरा डालते हैं, दूसरा जो लेने के बाद कल्टीवेशन करने के बाद तीसरा डालते हैं। तो क्या होगा अगर वो पोषक जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं ख़त्म हो जाएंगे? अभी उसके बारे में देखते हैं कि अभी आपने देखो प्लांट उगाया है, आपने एक बार वो प्लांट का जो पूरे का पूरा जो पाक है, क्रॉप है, ले लिया है, फिर दूसरी बार हो गया, दूसरी बार लिया, तो ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट है वो कम नहीं हो जाते? अगर हमें भी खाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर सॉइल को भी पड़ती होगी ना। तो अभी क्या होता होगा वो देखते हैं। Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in a weak plant. फ्रेंड्स, एक साथ अगर सतत आप कंटिन्यूसली एक के बाद एक क्रॉप उगाएगी तो क्या होगा, जो ज़मीन की जो पोषक तत्व होगा, जो ज़मीन का न्यूट्रिएंट होगा, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसलिए फार्मर होते हैं उसमें क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, यानी कि खाद डालते हैं। और इस खाद के जरिए क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है वो फिर से वापस आते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से या फिर ज़्यादा और कम जो डालते हैं मैन्योरिंग, तो क्या होगा, आपके प्लांट वीक हो जाएंगे। मैन्योरिंग इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्लांट और एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. This decomposed matter used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. फ्रेंड्स, अभी जो मैन्यूरिंग है वो कैसी है, ऑर्गेनिक प्रक्रिया है, ऑर्गेनिक पदार्थ है, सॉरी सब्सटेंस। अभी वो कैसे मिलता है, तो जो हमारे जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, उसका जो कचरा होता है वो फार्मर का क्या करते हैं, उस कचरे को एक जगह एकत्रित करते हैं और उसके बाद क्या करता है, उसमें डिकम्पोज होता है। वो एक न एक जगह पे वो ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा, यानी बिगड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें छोटे छोटे जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आपको मिलेंगे, वही क्या करते हैं, मैन्योरिंग का काम करता है, यानी वही न्यूट्रिएंट है सॉइल में से वापस लाते हैं। आपने क्लास 6 में ये पढ़ा ही था वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था वर्मी कंपोस्ट, जो क्रॉप को उगाने में यूज़ होता है।